या 30% डाउन है। आप न्यूज लगाते हैं और पता चलता है कि अमेरिका, यूरोप और इंडिया के मार्केट्स एक साथ क्रैश कर गए। आपको लगता है कि कोई नया वॉर शुरू हो गया है, पर नहीं। इस ग्लोबल मार्केट क्रैश का रीजन एक सिंगल कंट्री है जिसने पिछले 35 साल से एक ऐसी आग को दबाकर रखा है जो अब शायद फट सकती है। कुछ महीने पहले तक एक मिस्टीरियस ट्विटर अकाउंट जिसका नाम यूटीओ है, उसने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने पूरे फाइनेंशियल दुनिया में पैनिक क्रिएट कर दिया। ये अकाउंट सिर्फ जापानीज में पोस्ट करता है और इसकी बातें लगातार सच साबित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये भाई को बैंक ऑफ जापान में अंदर बैठा हुआ है और बातें लीक कर रहा है। उस ट्वीट में इसने लिखा था कि द मेजर्स बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द बैंक ऑफ जापान विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। टू द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज आई ऑफर माय डीपेस्ट अपॉलजीज। दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर। May God's blessings be upon you. एक कंट्री का इंसाइडर अचानक पूरी वेस्टर्न दुनिया और इनडायरेक्टली हम सब से माफी क्यों मांग रहा है? क्यों दोस्तों, दुनिया के स्टॉक मार्केट्स और शायद आपका रिटायरमेंट फंड भी उधार के जापानीज पैसे पर ही टिका हुआ है और अब जापान अपना पैसा वापस मांग रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे जापान का फ्री मनी ग्लिच अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हम समझेंगे मिस्टीरियस आर्टिकल 589 के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट, एज एन इंडियन इन्वेस्टर दलाल स्ट्रीट पर इस ग्रेट रिपैट्रिएशन का क्या असर होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्ट्री है जो आपके होश उड़ा देगी। और हाँ, आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। Target lines labeled ET. देखिए, इकोनॉमिक्स की नर्डी दुनिया में कहा जाता है कि दुनिया में 4 तरह की इकोनॉमिक्स होती है, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, अर्जेंटीना और जापान। आप सोच रहे होंगे जापान ही क्यों? क्योंकि जापान ने इकोनॉमिक्स के हर रूल को तोड़ा है और फिर भी आज तक सरवाइव कर रहा है। दोस्तों, जापान के पास अपनी इकोनॉमी के साइज के कंपैरिजन में किसी भी और डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा गवर्नमेंट डेट है, 200% ऑफ देयर जीडीपी। इसका सिंपल मतलब यह है कि ग्रीस का जब फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ था ना, तो उनके पास भी इतना डेट नहीं था। और हिस्ट्री में जिन कंट्रीज ने हाइपर इन्फ्लेशन देखा है, उनका डेट भी जापान से कम रहा है। हर टेक्स्ट बुक कहती है कि ऐसी कंट्री को डेकेड्स पहले कोलैप्स हो जाना चाहिए था, बट जापान में ये नहीं हुआ। पर ऐसा हुआ क्यों? इसका सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है इस बात में कि जापान का उधार आखिर है किसके पास। जब ग्रीस और अर्जेंटीना कोलैप्स हुए तो उन्होंने अपना पैसा फॉरेनर्स यानी बाहर के देशों से उधार लिया था। जब उन फॉरेनर्स ने पैनिक किया और अपने एसेट्स बेचे तो उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। लेकिन जापान अपना पैसा खुद को ही ओ करता है। द बैंक ऑफ जापान खुद अपने ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स का 48% हिस्सा होल्ड करता है। जापानीज इंश्योरेंस कंपनीज के पास 20% है, जापानीज बैंक्स के पास 14% है और फॉरेनर्स के पास 8% से भी कम है। ये इनका सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। इसके अलावा 1980s में जापान एक मिरेकल इकोनॉमी था जहां टोक्यो के इंपीरियल पैलेस के नीचे की जमीन की वैल्यू पूरे कैलिफोर्निया की रियल एस्टेट से भी ज्यादा थी। लेकिन अर्ली 90s में ये बबल बर्स्ट हो गया और जापान 30 साल के डिफ्लेशन, जहां चीजों के दाम कम हो जाते हैं, वैसे एक साइकिल में फंस गया था। इस डिफ्लेशन से लड़ने के लिए बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को गिराकर 0 कर दिया और 30 साल तक वहीं छोड़ दिया। जापान में पैसा बोरो करना एसेंशियली फ्री हो गया और जब उधार का पैसा फ्री हो तो आपका डेट 200% हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको उस डेट पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं पे करना है। लेकिन इस फ्री पैसे ने एक ऐसी ग्लोबल स्कीम को जन्म दिया जिसे पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को एकदम हाईली पंप कर दिया। क्या था वो सीक्रेट वेपन और कैसे उसने बिटकॉइन से लेकर यूएस टेक स्टॉक्स को हवा में उड़ा दिया? वेलकम टू द $1 ट्रिलियन ग्लिच। अब देखिए, अगर आप इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पर याद रखिएगा आने वाले समय में जो करेंसीज लिमिटेड इन सप्लाई हैं वो ही दुनिया में रूल करेंगी, जिस तरह गोल्ड है और बिटकॉइन। गोल्ड को आप खरीद सकते हैं भारत में ईटीएफ्स के माध्यम से, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, पर बिटकॉइन को खरीदने के लिए आपके पास एक एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज होना चाहिए। और यहां पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा CoinDCX को। CoinDCX एक एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे आप सिर्फ 100 रुपए से अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं बिटकॉइन, इथेरियम या किसी भी ग्लोबल कॉइन। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसी एक्सचेंज के माध्यम से किसी भी कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं और उसी के साथ साथ यूएस फ्यूचर्स जैसे कि नैस्डैक, S&P 500, एप्पल, एनवीडिया, मेटा, इन सब में भी ट्रेड कर सकते हैं और गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हैं। यहां आपको अप टू 100x तक लेवरेज मिलती है, पर याद रखना लेवरेज कभी ज्यादा मत यूज करना, नहीं तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। बट अगर आज तक आपने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया है तो फटाफट ये ऐप डाउनलोड करके सबसे पहले मात्र 100 रुपए से अपनी एसआईपी चालू करिए बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन जो है एक लिमिटेड करेंसी है। 2 करोड़ 10 लाख टोटल कॉइन होंगे, उसके बाद बिटकॉइन छपना बंद हो जाएगा। तो CoinDCX का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी बिटकॉइन जर्नी स्टार्ट करिए। साथ ही साथ एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है जो कम्युनिटी ड्राइव करती है और
वहां पे आप सीख सकते हैं कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्निंग भी कीजिए और साथ साथ अर्निंग भी कीजिए। अब वापस आते हैं वीडियो में। देखिए, ये ट्रिलियन डॉलर ग्लिच को समझने के लिए ना हमें मनी सप्लाई को देखना पड़ेगा। 2004 से लेकर अब तक अमेरिका की मनी सप्लाई 280% बढ़ी है, कनाडा की भी 370% बढ़ी है, लेकिन उस सेम पीरियड में जापान ने सिर्फ 90% मनी सप्लाई को ग्रो किया है। मतलब जापान अकेली ऐसी मेजर इकोनॉमी थी जिसमें उन्होंने अपना पैसा हमेशा कम रखा है और इंटरेस्ट रेट्स को जीरो रखा है। इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन ने एक फाइनेंशियल लूपहोल क्रिएट कर दिया जिसे कहते हैं द येन कैरी ट्रेड। इमेजिन करो, आप एक हेज फंड मैनेजर, आप देखते हो कि जापान में पैसा उधार लेने पर आपको 0% इंटरेस्ट देना है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अगर आप वही पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ट्रेजरी में डाल दो तो भी आपको 4 से 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप क्या करोगे? सिंपल, जापान के बैंक से येन उधार ले लोगे, उस येन को डॉलर में कन्वर्ट करोगे और उन डॉलर से अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स या फिर टेक स्टॉक्स या फिर बिटकॉइन ये सब खरीद लोगे। ये एस्टिमेटेड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट था पूरी दुनिया में जो जापान के फ्री पैसे से फंड हो रहा था। और सिर्फ हेज फंड्स ही नहीं, जब जापान ने देखा कि पूरी दुनिया उनके पैसे से अमीर हो रही है तो जापानीज लोग भी इस पार्टी में शामिल हो गए। भाई, पिछले 30 सालों तक जापान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो जापानीज पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और हाउसहोल्ड्स ने अपना पैसा उठा के बाहर भेज दिया। आज जापान का जीपीआईएफ पेंशन फंड दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है जिसका AUM 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स है और उसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स यूएस बॉन्ड्स और स्टॉक्स में लगे हुए हैं। मतलब जब अमेरिका पैसा बोरो कर रहा था, जब टेक स्टॉक्स आसमान छू रहे थे और जब बिटकॉइन नए हाइज बना रहा था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि उस पंप के पीछे जापानीज मनी था। लेकिन दोस्तों, ये सब तभी काम आता है जब इंटरेस्ट रेट जीरो। और आज जापान की इकोनॉमी अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुकी है। आइए कैसे समझते हैं। देखिए, 2020 के पैंडेमिक में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में प्रिंट हुए थे, सप्लाई चेन टूट गई थी, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए थे और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ गया। 2022 तक जापान में डेकेड्स के बाद आखिरकार 2% इन्फ्लेशन हिट कर गया था। जब यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स 5% कर दिए और यूरोप और कनाडा ने भी रेट्स बढ़ाए तो बैंक ऑफ जापान पैनिक में आ गया। उन्होंने सोचा, हमारे पास तो 200% डेट टू जीडीपी है, अगर हमने रेट्स बढ़ाए तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, चलो हम कुछ नहीं करते। और उन्होंने अपने रेट्स को 0 पर ही होल्ड कर दिया। और यहां से आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब यूएस कैश पर 5% दे रहा था और जापान 0%, तो पैसा लगातार येन से निकलकर डॉलर्स में फ्लो करने लग गया। पहले आप $1 से 110 येन खरीद सकते थे, फिर वो नंबर गिर के हो गया 150 और फिर 160 तक चला गया। पिछले 40 साल का सबसे लोएस्ट लेवल, क्योंकि जापान अपना ऑयल और एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करता है जो डॉलर्स में प्राइस होते हैं। एक गिरते हुए येन करेंसी का मतलब है कि उनके लिए सब कुछ बहुत महंगा हो गया है और इसने जापान की सोसाइटी में एक ऐसी चीज को जन्म दिया है जो 30 साल से नहीं हुई थी, अ कल्चरल शिफ्ट। पिछले 30 साल से जापानीज वर्कर्स ने कभी पे रेज यानी सैलरी बढ़ाने की मांग ही नहीं की थी। हम तो यहाँ हर साल 7-10% बढ़ाने के लिए बोलते हैं क्योंकि चीजों के दाम बढ़ रहे नहीं थे, लेकिन इन्फ्लेशन आने के बाद उन्होंने पे रेज मांगना शुरू कर दिया और उन्हें पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा पे रेज मिला। जब सैलरी और प्राइसेस एक दूसरे के पीछे करते हुए ऊपर जाने लगे ना, तो इन्फ्लेशन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने जापान की कमजोरी को भांप लिया। CFTC डेटा के मुताबिक हेज फंड्स ने लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की ह्यूज शॉर्ट पोजीशन बना ली है जो कि लगभग 11 से 12 बिलियन डॉलर की विजिबल बेट्स, और वो भी किसके खिलाफ? येन के खिलाफ। और क्योंकि ज्यादा करेंसीज ट्रेडिंग प्राइवेट बैंक डील्स में होती है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये हेज फंड्स येन उधार लेकर उसे शॉर्ट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जापान इस तूफान को रोक ही नहीं पाएगा। अब बैंक ऑफ जापान के पास लाइफ और डेथ के सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट्स को 0 रखो, अपना 200% डेट को मैनेज करो और येन को तबाह होने दो। इससे देश के सेवर्स और गरीब हो जाएंगे और रेवोल्यूशन आ सकता है। दूसरा है येन को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना चालू कर दो, पर तब 30 साल से सोया हुआ बॉन्ड मार्केट जाग जाएगा, 200% डेट पर रियल इंटरेस्ट लगने लग जाएगा और बैंक ऑफ जापान जो आधे से ज्यादा बॉन्ड्स ओन करता है मैसिव लॉस में चला जाएगा। कोई ऑप्शन 3 नहीं था, पर जापान ने ट्राई किया। उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और 73 बिलियन डॉलर्स खर्च किया करेंसी मार्केट में। उन्होंने येन खरीद ली, पर 3 हफ्ते बाद येन वापस गिर गया। जापान को समझ आ गया कि जब आपकी इकोनॉमी चीप मनी पर चलती है तो ये सब करना ऐसा ही है जैसे गाड़ी के एक्सीलरेटर पर एक पैर रखे हुए दूसरे पैर से ब्रेक मारना है। ब्रेक पेडल्स जल जाएंगे पर गाड़ी नहीं रुकेगी। जापान को अब अपनी मास्टर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी थी। एक नई गवर्नमेंट टोक्यो में आई जो और पैसा खर्च करना चाहती थी, मतलब और नया डेट इशू करना चाहती थी, पर बैंक ऑफ जापान जो उन बॉन्ड्स का सबसे बड़ा बायर था अब कम खर्चा करना चाहता है। इस आपसी झगड़े की वजह से इन्वेस्टर्स डर गए और उन्होंने बॉन्ड्स होल्ड करने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट्स मांगना शुरू कर दिया। आज जापान का 10 ईयर बॉन्ड जो 2022 में 0.25% पे करता था, वो लगभग
2.7% पे कर रहा है, यानी 10 गुना ज्यादा। और 30 साल का बॉन्ड तो 4% पे कर रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं। पिछले 30 सालों में पहली बार जापानीज इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड सोच रहे हैं, हमें अमेरिका का रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है, हमें तो अपने ही घर में 4% गारंटीड रिटर्न्स मिल रहा है, वो भी बिना किसी एक्सचेंज रेट रिस्क के। अब 10 जुलाई को जापान के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जीपीआईएफ, जो उनका $1 ट्रिलियन पेंशन फंड है, उसको फॉरेन एसेट से पैसा निकालकर वापस जापानीज एसेट्स में डालना चाहिए। उन्होंने सीधा मैसेज दिया, ओके गाइस, पैसा घर ले आओ, सब कुछ घर पे ले आओ। इस प्रोसेस को इकोनॉमिक्स में रिपैट्रिएशन कहते हैं, यानी पैसा वापस लाना। और ब्लूमबर्ग का डेटा दिखाता है कि ये स्टार्ट हो चुका है। जापानीज इंश्योरेंस कंपनीज जो पिछले 2 साल से अपने बॉन्ड्स बेच रही थी, अब वो अचानक से पिछले 3 साल की सबसे बड़ी बायर्स बन चुकी है। वो अपना यूएस ट्रेजरीज बेच रही हैं, येन में कन्वर्ट कर रही हैं और वापस जापान भेज रही हैं। और इसका यूएस पे क्या असर होगा? देखिए, जापान ना दशकों तक यूएस बॉन्ड्स ऑक्शन का सबसे बड़ा रिलायबल कस्टमर रहा है। अगर सबसे बड़े कस्टमर डेट बेचने लग जाए तो यूएस को नए बायर्स लाने के लिए हायर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। आज अमेरिका का 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड करीबन 4.7% दे रहा है। इसका मतलब क्या है? अमेरिका में जो 30 साल मॉर्गेजेस के रेट्स हैं वो इन्हीं बॉन्ड से तय होते हैं। इसका मतलब यह है कि आज अगर आप अमेरिका में घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो आपका मॉर्गेज रेट जापान सेट कर रहा है। लेकिन उन फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या जो चीप येन लोन्स लेकर बैठे हुए हैं? यहां एंट्री होती है मिस्टीरियस। याद है मैंने उस जापानीज बंदे का नाम बताया था, यूटो, जिसका ट्विटर हैंडल है। उसने एक ट्वीट किया, आर्टिकल 589 विल बी साइटेड फार मोर फ्रीक्वेंटली देन यू इमेजिन, अ वार्निंग टू ऑल बोरोवर्स हु थिंक दे कैन कंटिन्यू टू रीफाइनेंस थ्रू जापान। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, पर रूमर्स के हिसाब से आर्टिकल 589 एक ऐसी लीगल लूपहोल है जो कहती है कि लेंडर आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता जब तक अग्री ना हो। इन सिंपल वर्ड्स, जापान के बैंक्स अग्रेसिवली इन सस्ते लोन्स की रीफाइनेंसिंग को रोकेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को कंट्रोल करेंगे और उन्हें फोर्स करेंगे कि वो येन को वापस ले आए। पर जापान को इस मैसिव 200% डेट के लिए और नए बायर्स चाहिए होंगे। उसके लिए उन्होंने एक ऐसी चाल चली है जिसने क्रिप्टो कम्युनिटी का ध्यान खींच लिया है। 20 जुलाई को जापान ने एक कानून पास किया है जिसे अमेरिका की क्लैरिटी एक्ट का वर्जन कहा जा रहा है। क्रिप्टो को लीगली एक फाइनेंशियल एसेट मान लिया गया है और जापानीज बैंक्स उन्हें होल्ड कर सकती हैं। क्रिप्टो ब्रदर्स ट्विटर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर दोस्तों याद रखना, जापान क्रिप्टो पंप करने नहीं आया है। वो इसे अपनी वेल्थ वापस लाने और अपने बॉन्ड्स बिकवाने के लिए कर रहा है। कैसे? 2 तरीके से। पहला, उन्होंने ऑफशोर क्रिप्टो वेल्थ पर 55% से टैक्स घटा के 20% कर दिया है, ताकि उनके लोग बाहर रखा हुआ क्रिप्टो वेल्थ वापस रेगुलेटेड एक्सचेंजेस पर जापान को लेके आ गए। अगेन रिपैट्रिएशन। दूसरा, स्टेबल कॉइन्स। अमेरिका में टेथर जैसे स्टेबल कॉइन कंपनीज यूएस ट्रेजरीज की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बायर्स बन चुकी हैं। हर डिजिटल डॉलर एक सेफ एसेट से बैक होना चाहिए। जापान ने इसी को देखा और सोचा, व्हाट इफ हमारे स्टेबल कॉइन्स सिर्फ जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड से बैक। अचानक से जापान को अपने हेवी गवर्नमेंट डेट का एक कंप्लीटली नया डिजिटल बायर मिल गया। वो अपनी डेट प्रॉब्लम क्रिप्टो के कंधे पर डाल देंगे। लेकिन इस ग्रेट रिपैट्रिएशन का हिस्ट्री में कैसा असर रहा है वो भी समझना जरूरी है। जब जापानीज येन स्ट्रांग होता है तब दुनिया रोते हुए अपने घुटनों पर आ जाती है। हर बार जब येन करेंसी डॉलर के मुकाबले रैपिडली स्ट्रांग हुई है, दुनिया में क्राइसिस आया है। 1998 में येन सिर्फ 3 दिन में 15% स्ट्रांग हो गया। रिजल्ट, LTCM यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट नाम का मैसिव हेज फंड फेल हुआ और फेडरल रिजर्व को आकर मार्केट को बचाना पड़ा। रीजन, एक अर्ली वर्जन ऑफ येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रहा था। 2008 येन पूरा साल हाई रहा तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। मार्च 2020 कोविड क्रैश के दौरान, अगस्त 2024 बैंक ऑफ जापान ने जब इंटरेस्ट रेट्स 0.25% बढ़ाए, येन रॉकेट की तरह ऊपर चला गया और एक सिंगल डे में जापान का स्टॉक मार्केट 12% गिर गया। 1987 के बाद सबसे बड़ा क्रैश था और यूएस स्टॉक मार्केट 3% गिर गया। लाखों लोगों ने एक ही दिन में अपना पैसा खोया और उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम यूएस में थी ही नहीं। जब ग्लोबल पैनिक आता है, इन्वेस्टर्स अपने सस्ते येन लोन वाले एसेट्स बेच देते हैं, येन वापस खरीदते हैं लोन चुकाने के लिए, इसीलिए मार्केट गिरता है और येन स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा फर्क क्या था? पिछली बार येन का स्ट्रांग होना एक साइड इफेक्ट था। इस बार बैंक ऑफ जापान खुद चाहता है कि येन स्ट्रांग हो जाए। उनकी रेट हाइक्स, रिपैट्रिएशन और आर्टिकल 589 सिर्फ इस एक गोल के लिए है कि वेल्थ वापस आ जाए। और दोस्तों, अगर इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर जापान है ना, तो हम इंडियंस भी अछूते नहीं रहेंगे। आइए समझते हैं हमारे लिए इस सब में क्या है और एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। ये सोर्सेज डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं कि दुनिया भर के सारे स्टॉक मार्केट्स, जिसमें इमर्जिंग मार्केट्स भी शामिल है, पार्शियली बिल्ट ऑन बोरोड जापानीज मनी है। जब वो उधार का पैसा अपने देश वापस ले जाएंगे ना, तो दलाल स्ट्रीट और इंडियन इन्वेस्टर पर इन 3 चीजों का डायरेक्ट असर होगा। सबसे पहला आएगा फॉरेन लिक्विडिटी शॉक। देखिए, अगर फॉरेन ग्लोबल हेज फंड्स को अपना येन कैरी ट्रेड अनवाइंड करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अब 0% की जगह हायर इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, तो उन्हें
ग्लोबल मार्केट से अपने शेयर्स को बेचना पड़ेगा। यूएस और इंडिया दोनों एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक मेजर हब है। अगर एक छोटा 0.25% रेट हाइक भी आता है ना, तो वो मार्केट को गिरा देता है और इससे ना मैसिव अनवाइंडिंग होगी, जिससे दलाल स्ट्रीट पर ये जो एफआईआईज हैं वो अपना माल बेच सकते हैं, क्योंकि माल बेच के उन्होंने जो येन में उधार लिया होगा वो उनको वापस करना पड़ेगा। दूसरा है ग्लोबल बोरोइंग कॉस्ट विल शूट अप। जैसे हमने डिस्कस किया, जब जापानीज बायर्स यूएस डेट से निकल जाएंगे तो ग्लोबल बेसलाइन इंटरेस्ट रेट्स जो यूएस ट्रेजरीज होती है वो बढ़ जाएंगी। जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इंडिया जैसी ग्रोथ मार्केट को भी बाहर से कैपिटल उठाने में ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इंडियन कंपनीज जो फॉरेन डेट लेती हैं उनके एक्सपेंशन प्लान्स महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी अर्निंग्स पे प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे ऑब्वियसली शेयर मार्केट को इशू। और तीसरा, कैश इज किंग। जब अगस्त 2024 की तरह येन अप्रिशिएट होता है तो मार्केट्स लॉजिक पर नहीं बल्कि लिक्विडिटी क्रंच पर गिरती। ये हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल है। द सोर्सेज ये क्लियर कहते हैं कि येन का स्ट्रांग होना इस बार इंटेंशनल प्लान है। इंडियन इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो अपने एफएनओ बेट्स और एक्सेसिव पर्सनल लोन्स कम रखें और अपने पोर्टफोलियो में कैश रेडी रखें। जब ये फॉरेन मार्जिन कॉल्स आएंगे तो सॉलिड इंडियन कंपनीज और ईटीएफ्स आपको डिस्काउंट पर मिल सकते हैं। अब आते हैं वहां पे से जहां से हमने चालू किया था। जापान ने 30 साल तक पूरी दुनिया को फ्री मनी की ऐसी लत लगा दी जिसके नशे में ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स और हेज फंड्स उड़ते रहे। लेकिन अब जापान में इन्फ्लेशन आ चुकी है, सैलरीज बढ़ रही हैं और उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कि यूटो नाम के इस मिस्टीरियस इनसाइडर ने अपने ट्वीट में माफी क्यों मांगी थी। उन्होंने माफी इसलिए नहीं मांगी थी कि वो जापान के अंदर कोई प्रॉब्लम ला रहे हैं। उन्होंने माफी इसलिए मांगी थी क्योंकि उन्हें पता है कि जब जापान अपना 1.8 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेन वेल्थ वापस खींचेगा ना और सारी दुनिया की चीप फाइनेंसिंग रोक देगा, तो वेस्टर्न दुनिया और उसके साथ जुड़े हुए हम सबके फाइनेंशियल सिस्टम्स में कितना बड़ा भूकंप आ सकता है। टू द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, I offer my deepest apologies. This is not a personal matter. May God's blessing be upon you. अगर आप इस तूफान से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ग्लोबली हो रहे इस हिडन चेंजेस पर नजर जरूर रखिएगा। आपको क्या लगता है, क्या जापान का ये रिपैट्रिएशन दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कंप्लीटली क्रैश कर देगा या दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इसे संभाल लेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको समझ आ गया है और इस वीडियो ने आपको आगे आने वाले स्टॉर्म के लिए प्रिपेयर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना ताकि उनको भी जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंस और ग्लोबल फाइनेंस के बारे में समझ आ सके, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनके स्टॉक पोर्टफोलियोज को कौन इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। और किस मैटर पे ऐसी इन डेप्थ एनालिसिस बनाऊं, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना।